कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बार बार हार कर भी वो लौटता रहा और 13वीं बार फिर से युद्ध भूमि में गूंज उठा तलवारों का शोर। कौन था वो हिंदू राजा जिसकी गद्दारी ने पृथ्वीराज का साम्राज्य छीन लिया। कभी कभी प्यार इतना मजबूत होता है कि पत्थरों और लोहे की दीवारें भी ढह जाती हैं। राजा जयचंद के दरबार में खड़ी थी एक राजकुमारी और उसी दरबार में मूर्ति के रूप में खड़ा था उसका सच्चा प्यार। सोचिए क्या होगा अगर वो मूर्ति अचानक जीवित हो जाए। क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या फिर उस दौर की सबसे बड़ी बगावत। कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के हाथ काट डाले, कैसे अंधे हो जाने के बाद भी एक सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह शौर्य, अपमान और बदले की भी है। तो बताइए, क्या पृथ्वीराज चौहान की गाथा सच थी या केवल वीरता की एक कल्पना। आगे जानेंगे इतिहास के वो पन्ने जो समय ने हमसे कहीं छुपा दिए। ऊंचा कद, सीना चौड़ा और चाल में शेर की दहाड़, शरीर ऐसा बलशाली कि युद्ध में अकेले 10 को पछाड़ दे। आंखें तेज जैसे दुश्मन के इरादे पढ़ लेती हों। बाजुओं में इतनी ताकत की तलवार एक बार उठे तो हवा चीर दे। चेहरा तेज से दमकता और बाणी में संयम। वो सिर्फ योद्धा नहीं, चलता फिरता सिंह था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजा सोमेश्वर के महल में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो दिल्ली के राजा अंगपाल तोमर की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखते थे। वे बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी की शिक्षा लिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान जब गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का राजा उनके नाना अनंगपाल द्वितीय ने बनाया था। अंगम ने पृथ्वीराज की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस समय पृथ्वीराज 13 वर्ष के थे। अंगम ने उन्हें दिल्ली की गद्दी सौंपी। पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का युद्ध मात्र 16 वर्ष की आयु में जीत लिया था। महोबा बुंदेलखंड राज्य की चंदेल राजाओं की राजधानी पर राजा परमल की हुकूमत थी, जो उस समय के सबसे ताकतवर चंदेल राजा थे। उनकी सेना में आल्हा उदल सेनापति थे, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी महोबा में प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य विस्तार के लिए महोबा पर हमला किया तो राजा परमल और उनके सेनापति आल्हा उदल ने बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के तेज और बहादुर सेना के सामने टिक ना पाए और पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध को जीत लिया। कुछ लोक कथाओं की माने तो आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को 52 बार हराया था। इस बात में कितनी सच्चाई है किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस पृथ्वीराज चौहान की इसी बहादुरी और साहस को देखकर अन्य राज्य के राजा उनसे ईर्ष्या की आग में जल उठे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और अपने समय की सबसे इच्छित राजकुमारी मानी जाती थी। कहा जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से पहले ही प्रेम करने लगे थे, भले ही उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के माध्यम से संयोगिता ने पृथ्वीराज को देखा और उनसे प्रेम कर बैठी। वहीं पृथ्वीराज को भी संयोगिता के सौंदर्य और गुणों की ख्याति मिल चुकी थी। राजा जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन जानबूझकर पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह पृथ्वीराज से ईर्ष्या करता था। अपमान स्वरूप जयचंद ने पृथ्वीराज की मिट्टी की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल की जगह खड़ी करवा दी। स्वयंवर में सभी राजा महाराज आए, लेकिन संयोगिता ने किसी को वर नहीं चुना। अंत में संयोगिता ने सबके सामने जाकर पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहना दी। उसी क्षण पृथ्वीराज छुपकर स्वयं वहां मौजूद थे और जैसे ही संयोगिता ने वरमाला डाली, वे घोड़े पर संयोगिता को उठाकर कन्नौज से भाग निकले और यहां से शुरू हुई एक और दुश्मनी और पृथ्वीराज चौहान ने महल में आकर विवाह संपन्न किया। कुछ वर्षों के बाद पृथ्वीराज चौहान को अपने गुप्तचर से ऐसी सूचना मिलती है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में अपनी सेना लेकर आ गया है।
फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध बहुत ही घमासान हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपनी बहादुरी और साहस के बल पर युद्ध मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गौरी बुरी तरह घायल हो गया और कायरों की तरह युद्ध छोड़कर भागने लगा और भागने में कामयाब भी हो गया। अब एक बार फिर से गौरी युद्ध की तैयारी करता है। हिंदुस्तान इंशाअल्लाह अब हमारा है। और इस बार उसे कन्नौज के राजा जयचंद की गुप्त मदद मिलती है। गौरी युद्ध करता है और अपने आप को कमजोर दिखाता है और साथ ही नई रणनीति से हमला करता है। कई बार झूठा पीछे हटने का नाटक किया, जिससे राजपूत सेना भ्रमित हो गई और संगठित ढंग से पीछा करने लगी। गौरी ने युद्ध की शुरुआत में अपने केंद्र को जानबूझकर कमजोर दिखाया ताकि राजपूत सेना सीधा केंद्र पर हमला करे। जैसे ही राजपूत सेना अंदर तक घुसी, उसकी दाएं और बाएं पंखों से फौजों ने घेर कर घातक हमला किया। गौरी की सेना में अधिकतर सैनिक तुर्की धनुर्धारी घुड़सवार थे। ये सैनिक तेज गति से आगे पीछे घूमकर तीर बरसाते थे और सीधी भिड़ंत से बचते थे। यह एक प्रकार की पार्टियन शॉट रणनीति थी, भागते हुए पीछे मुड़कर तीर चलाना। तभी उनकी ही सेना की एक टुकड़ी उनसे गद्दारी करती है और पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी चंद बरदाई को बंदी बना लिया जाता है और गौरी उन्हें ले जाकर गजनी की एक जेल में बंद कर देता है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। रुको रुको, अगर चंद बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो की माने तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाए जाने के बाद पृथ्वीराज पर बहुत जुल्म किया और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाण के द्वारा मौत के घाट उतार दिया और बाद में एक दूसरे को मार के वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि ज्यादा इतिहासकार इस घटना को काल्पनिक मानते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी ऐसे बहादुर हिंदुस्तानी राजाओं की ऐतिहासिक वीडियो लाते रहे।